Hello everyone, my name is Durgesh Singh and right now I am here to present you the topic called medieval history. So we are going to start a topic medieval history in our today's class. So medieval history starts from if we look at the period 750 century onwards is part of medieval history of India. So our subject starts from 750 century. In this particular aspect, we are going to cover the history of North India as well as the history of South India. But we will study them in a fragmented way. First, we will cover the North India. After that, we will go for the South India. जो medieval history है, इन शॉर्ट और इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको समझा दूं कि मेडिवल हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट पीरियड है वो 750 सेंचुरी से स्टार्ट होता है। 8th सेंचुरी में 750 एडी से ये पीरियड स्टार्ट होता है और इस पीरियड की स्टडी करने के लिए हमें टेक्निकली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट वी विल स्टडी द नॉर्थ इंडिया एंड स्पेसिफिकली टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज 750 टू 1200 एडी नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले हम यहाँ की मेडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे। वंस दिस मेडिवल हिस्ट्री इज डन वी विल शिफ्ट टू साउथ इंडिया। तो राइट नाउ फर्स्ट वी विल कवर नॉर्थ इंडिया एंड आफ्टर नॉर्थ इंडिया वी विल गो टू साउथ इंडिया। सो इफ वी लुक एट नॉर्थ इंडिया, अगर हम उत्तर भारत को देखें 750 एडी के अप्रॉक्स, तो यहाँ पर 3 एम्पायर्स रूल कर रहे हैं। 3 एम्पायर्स की बीच में रूलरशिप चल रही है और ये 3 एम्पायर कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज गुर्जर प्रतिहार, द सेकंड वन इज पाल डायनेस्टी एंड द थर्ड वन इज राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। सो वी आर गोइंग टू कवर these three dynasties. First of all, Gurjar Pratihar, second one is Pal dynasty, and third one is Rashtrakoot dynasty. If we look at the area of Gurjar Pratihar, they were ruling from the western India. इनका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है। वेस्टर्न इंडिया वॉज देयर रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। पाल डायनेस्टी किस एरिया में रूल कर रहे हैं? दे वर रूलिंग इन ईस्टर्न इंडिया। और राष्ट्रकूटों का शासन किस एरिया पर है? देवर रूलिंग डेक्कन। तो पूरा जो नॉर्थ इंडिया है जिसके बीच में आप देखेंगे कि 3 एम्पायर आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर एम्पायर एक्सपेंशन, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर टेरिटरी डेवलपमेंट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्करिंग एंड कंसोलिडेटिंग द लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया। दीज 3 एम्पायर्स वर रूलिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। गुर्जर प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया को रूल करते हैं, पाल डायनेस्टी ईस्टर्न इंडिया को रूल करती है और जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है वो डेक्कन को रूल करते हैं। और यही हमारा इनिशियल सब्जेक्ट पॉइंट है फॉर मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत इंडिया के केस में हम कहाँ से करेंगे? 750 एडी से करेंगे और 750 एडी के अप्रॉक्स आप देखेंगे। हेलो सर। Hello everyone, let's restart again. And right now
first we look the orientation part of the subject. Why medieval history is important for us? Why we need to cover medieval history? So first we are going for orientation of medieval history of India. If I talk about the significance, the first point that is called significance of medieval history. तो अगर आप एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं एमपीपीएससी को, तो आप देखेंगे कि जो प्रीलिम्स पेपर है, इन द प्रीलिम्स सेगमेंट, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन फ्रॉम GS1, हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 question, and out of these 10 to 15 questions, medieval history comprise 5 to 6 questions. ये सीधे सीधे ये टॉपिक आपके medieval history से आते हैं. So this is the significance of medieval history in the context of prelims exam of MPPSC. Once you are cleared with prelims exam, we need to know how medieval history is working for our exam for mains. तो अगर mains की तरफ मैं देखूं, तो इस सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन ये कहता है कि मेंस में जो आपका GS1 पेपर है और इसका जो पार्ट ए है, दैट बिलोंग्स टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड इन दिस सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट, medieval and modern, these three aspects are going to get covered. इन तीनों को मिला के आपका हिस्ट्री पोर्शन कवर होता है. If you look at the history of India, this comprises 150 marks of paper, including the history of Madhya Pradesh. MP history is also included. So this is what the significance of medieval history in the mains paper. Out of 150 marks, you can easily expect 40 to 50 marks out of medieval history. Right now, अगर आपने अभी रिसेंट में पेपर देखा हो MPPSC मेंस का, जो अभी लास्ट वीक हुआ है, उसमें कई सारे क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से 3 मार्कर में डायरेक्ट पूछे गए थे. लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट Shah Turkan. This question belongs to slave dynasty, और slave dynasty is part of medieval history. तो आपको जो medieval history का सेगमेंट है, वहां पे 3 मार्कर्स में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. 5 मार्कर्स जो है उसमें भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. इसमें एक क्वेश्चन अभी इस बार आया था, दैट इज कॉल्ड इजरा सिस्टम. इजरा सिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मुगल एम्पायर. इसका संबंध सीधे सीधे मुगल एम्पायर से था. तो अगेन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मेडिवल पीरियड. देयर आर क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, देयर आर क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, एंड देयर आर क्वेश्चंस फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 10 मार्कर है, 11 मार्कर वाले क्वेश्चंस है, उनकी मैं बात कर रहा हूं. देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ Mughal kingdom, conflict of Mughal empire with Ahom kingdom. अगर आप रिसेंट का पेपर उठा के देखेंगे तो 11 मार्कर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि अहोम किंगडम और मुगल एम्पायर के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट थे और उन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे क्या वजहें थी. एंड दीज टॉपिक्स आर क्लियरली गोइंग टू गेट कवर्ड बाय आवर मेडिवल हिस्ट्री सेगमेंट. और यहां पर ये क्वेश्चन करंट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते हैं तो यू मस्ट हर्ड अबाउट लचित बोरपुखान. ये काफी न्यूज में था ये नाम, और ये नाम है अहोम किंगडम के सेनापति का नाम, जिसने मुगल्स को हराया था अगेंस्ट द बैटल ऑफ अहोम किंगडम. और इनके नाम पे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैलेंट्री अवार्ड भी देती है. बहादुरी सम्मान, वॉलियंट एंड गैलेंट्री अवार्ड्स भी इनके नाम पे दिए जाते हैं. तो दिस पर्सन वाज क्वाइट इन न्यूज. ही वाज मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री जीनियस ऑफ अहोम किंगडम, एंड हिज कंट्रीब्यूशन वाज दैट
he stopped the intrusion of Mughal Empire into the boundaries of a home kingdom. So these are the question directly asked from your exam, recent exam. I can say that कि अभी जो last week में 2023 का मेंस हुआ है उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं एंड फ्रॉम अवर क्लासरूम प्रोग्राम I can ensure that these questions must be dealt here and all the aspect of syllabus regarding medieval history will be completely covered through these classroom programs. So right now, after having a brief introduction about subject and its significance, कि आपने देखा कि प्री में 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एट मिनिमम फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री. इन मेंस यू कैन आस्पेक्ट आप मेंस में भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 में से लगभग 40 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका मेडिवल हिस्ट्री से आएगा और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए दिए भी हैं. सम 3 मार्कर्स, सम 5 मार्कर्स एंड सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 10 मार्कर्स. तो अभी जो नई एग्जाम स्कीम है उसमें मार्किंग पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है बट these questions are quite evident to show us the importance and significance of medieval history. So right now we are going to start our topic called medieval history. Medieval history of India. Medieval history of India starts from 750 century and up to the advent of Europeans. यूरोपियंस के आगमन से 750 ईस्वी से यूरोपियंस के अराइवल तक का जो पीरियड है ये हम मेडिवल हिस्ट्री में डील करते हैं. इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वी विल कवर नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया बोथ सेगमेंट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री. तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे 750 सेंचुरी से और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कॉल्ड एज ऑफ एम्पायर. एज ऑफ एम्पायर. यहाँ पे हम बड़े बड़े एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दीज एम्पायर केम टू स्टैब्लिश, हाउ दीज एम्पायर रूल ओवर द पीरियड एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हाउ दीज एम्पायर विल गो ऑन टू एक्सटिंक्शन. किस तरीके से ये एम्पायर आगे चल के खत्म भी हो जाते हैं. सो दिस इज द स्टडी ऑफ एज ऑफ एम्पायर. तो 750 सेंचुरी में अगर एज ऑफ एम्पायर की बात करें तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ इंडिया से. नॉर्थ इंडिया में in North India there were 3 kingdoms. 3 kingdoms थे जिनके बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा था और उसमें सबसे पहला कौन सा है दैट इज गुर्जर प्रतिहार. द सेकेंड वन इज पाल डायनेस्टी एंड द लास्ट वन इज राष्ट्रकूट dynasty. These were the dynasties which were ruling North India in the brief period of 750 century up to 1000 AD. तो अभी जो हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की इसका पीरियड है 750 सेंचुरी से 1000 AD. एक बार ये हिस्ट्री हमारी कवर हो जाएगी इसके बाद वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये आप ऐसा समझ सकते हैं इंडेक्स का पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 750 AD टू 1000 AD और यहाँ पे आपको एज ऑफ एम्पायर के बारे में पढ़ना है जहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बीच में जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल है उस ट्राइपेटाइट स्ट्रगल को हम यहाँ पर देखेंगे. वंस दिस ट्राइपेटाइट स्ट्रगल वर डन दीज एम्पायर वर रिप्लेस्ड बाय अपकमिंग एम्पायर्स. तो आगे चल के हम देखेंगे रूल ऑफ Rajput kingdoms. This is our topic number 2. इंडेक्स में जो पहला टॉपिक है हमारा वो ये है एज ऑफ एम्पायर का. नॉर्थ इंडिया में एज ऑफ एम्पायर, रूल ऑफ गुर्जर प्रतिहार, पाल डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी. वंस दिस फेज इज डन आफ्टर 1000 AD the next phase is started and this phase is known as rule of Rajput kingdom. तो सेकंड हेडिंग है इंडेक्स की रूल ऑफ राजपूत किंगडम्स. इनका पीरियड है 1000 से लेके 1200 AD तक.
इस पीरियड में आपको वेरियस राजपूत डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से चौहान डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, गहड़वाल डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी एंड मैनी मोर अदर राजपूत डायनेस्टी। एमपी के कॉन्टेक्स्ट को भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लूं तो परमार डायनेस्टी इज इंपॉर्टेंट वन, चेदी डायनेस्टी इज इंपॉर्टेंट वन। तो ये सारी डायनेस्टीज को हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ रूल ऑफ राजपूत किंगडम्स, और यहाँ पे पीरियड होगा अपना स्टडी का 1000 से 1200 एडी तक। सो दिस इज अवर टॉपिक नंबर सेकंड। Once this second topic, rule of Rajput kingdom, is done, we will move to the topic number 3, and that is called arrival of Turkish kingdoms. Arrival of Turkish kingdom. आप थर्ड टॉपिक को बोल सकते हैं एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, भी आप इसे बोल सकते हैं। वाई आई एम सेइंग कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि इस एज में राजपूत पीरियड और टर्किश इन्वेडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। दैट इज वाई दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें आपको राजपूताना रूलर्स और टर्किश इन्वेडर्स के बीच में एक सीरीज ऑफ वॉर देखने को मिलेगा, एक सीरीज ऑफ बैटल्स देखने को मिलेगा, जिस बैटल में फाइनली टर्किश इन्वेडर्स वर एबल टू सक्सीड और इंडिया में वो अपना रूल स्टैब्लिश करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आप पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। आफ्टर दैट यू विल स्टडी अबाउट स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद जो अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, दैट इज टॉपिक नंबर 3। खिलजी डायनेस्टी के बाद आपको पढ़ना है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी, एंड एट लास्ट दैट इज कॉल्ड लोधी डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत का जो फेज है इसकी शुरुआत 1206 में होगी, एंड दिस विल गो अप टू अराउंड 1526 सेंचुरी। 1206 से शुरू होके ये 1526 तक के पीरियड को कवर करेगा। सो दिस इज अवर टॉपिक नंबर 3, and that is called age of conflict. Why I am calling it conflict? Because there was a conflict between Rajput rulers and Turkish invaders. In this conflict, Turkish invaders were able to succeed and able to form their empire in India, and this empire is known as by the name of Delhi Sultanate. और इसका फाउंडिंग फादर किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। Once Gauri was done, his slave Kutubuddin Aibak established another dynasty that is called Slave Dynasty, and from here Delhi Sultanate will formally rule the territory of India, and the rulers were from Slave Dynasty. After that Khilji Dynasty. After Khilji Dynasty you can go for Tughlaq Dynasty, Sayyid Dynasty and Lodi Dynasty. Here you can study about many of the rulers of that period like Alauddin Khilji, like Ghayasuddin Balban, like Iltutmish, like many more other rulers who influenced the polity and social structure of India in the period of 1206 to 1526. So this is the third period, third topic of our index, that is called Delhi Sultanate, or also called as Age of Conflict. Once this age of conflict is done, once we are done with this age of conflict, then we will go on to the fourth topic, and that is called arrivals of मुगल्स इन इंडिया। भारत में मुगलों के आने की स्टोरी हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मुगल एम्पायर। दिस टॉपिक इज कॉल्ड मुगल एम्पायर। 1506 से 1857 तक का जो पीरियड है दैट इज द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द
heading of Mughal Empire or arrival of Mughals in India. In this particular topic, we are going to study about rulers like rulership of Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and the next and the crucial one is Aurangzeb. These rulers and their rulership will be dealt and studied under the topic of Mughal Empire in India. And after the end of Mughal Empire, we formally considered that our medieval history is ended. So these are the four topics we need to cover from the North India from the perspective of medieval history. Right now, I am again going to write the index and recall these four topics again for you. तो हमने अभी तक 4 टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है. ये 4 टॉपिक ही हमारे मेडिवल के इंडेक्स को डिफाइन करते हैं. द फर्स्ट वन इज एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सॉरी, दैट इज नॉट एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज एज ऑफ एम्पायर. तो जो हमारा इंडेक्स है इसका पहला टॉपिक क्या है? एज ऑफ एम्पायर. And this age of empire belongs to the period called 750 to 1000 century. Once this age of empire is done, we will go for the second topic, that is called age of Rajputana rulership, when the whole North India was under the rulership of Rajput rulers. So that is called age of Rajputana rulership. Once Rajputana rulership is done, the third topic is called age of conflict, and also known as Delhi Sultanate. That is topic number 3rd. And once Delhi Sultanate is done, the last and the foremost topic is Mughal Empire. So let me briefly introduce the time period of these topics. So this is an index. You can write down this as your index for medieval history. These 4 topics, these 4 issues we are going to deal in the history of North India in medieval history. Now North India is done, we can go for South India, medieval history of South India. North India I explained here. Now we have to go on South India. In South India, if you look at the period from 850 to 1000 AD, this period was ruled by Chola dynasty. That is your first topic you have to study in South India. The period called rulership of Chola dynasty, where you will study. I think this period is extended up to a time period of 1200 AD. These are considered 850 to 1000 were considered as initial or early Cholas, and after 1000 to 1200 they were considered as later Cholas. So we have to study about Chola dynasty and the rulers of Chol kingdom like Rajraj Chol, Rajendra Chol, Sundar Chol, and many other Chol rulers who influenced the society and polity of Indian subcontinent, specifically in the South India. So these are the topic we are going to cover in South India medieval history. And the first topic is Chola dynasty. Once Chol dynasty is done, we need to figure out another important dynasty from South India, and that is called Vijayanagar Empire. Vijayanagar Empire. Period is 1336 to 1565 AD. This period is known as Vijayanagar Empire. In fact, अगर अभी आपने गौर किया होगा, लास्ट वीक अभी संडे को झारखंड पीएससी का एग्जाम था, एंड इन दैट पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम
they directly ask a simple question from Vijayanagar Empire, and the question was, the capital of Vijayanagar Empire was situated on which river bank? किस नदी के तट पर विजयनगर की कैपिटल सिचुएटेड है? The purpose to ask this question to you or to put this question in front of you is to make sure to know that कि Vijayanagar Empire is one of the favorite topic of examiners, specifically in terms of prelims exam. They directly ask a question from Vijayanagar Empire. So this period 1336 to 1565 belongs to Vijayanagar Empire, and Vijayanagar Empire belongs to South India. Similarly, Chol Empire is also belongs to South India. Once we are done with the history of North India, medieval history of North India, we will shift to the medieval history of South India, and we have to study the period of Chola dynasty, and after Chola dynasty we have to study about the period of Vijayanagar Empire. Once Vijayanagar Empire is done, we will go on to the third point, that is called Bahmani Kingdom. This is also part of South India's medieval history. ये साउथ इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री का ही पार्ट है बहमनी किंगडम. बहमनी किंगडम के अंदर ही फिर आप पढ़ेंगे द स्टेट्स ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, and the last one is Barar. All these states we are going to deal under the caption of Bahmani Kingdom. Bahmani Kingdom padhenge, how this kingdom was formed, how this kingdom was at its peak, and once the kingdom was at decline, how these new states were formed. और आगे चल के इन्हीं states को मुगल्स एक्वायर कर लेंगे. इन्हीं states को जब मुगल जीत लेंगे तो साउथ इंडिया पर भी मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो जाएगा. And that is the end of history of South India. So as I wrote the index of history of North India, right now I am going to repeat the same index for South India. तो medieval history में South India के बारे में हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है South India का. Index of South India's medieval history. साउथ इंडिया के मेडिवल हिस्ट्री में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है. फर्स्ट वन इज इंपीरियल चोलास, चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है. वंस यू आर डन विथ चोल डायनेस्टी, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज विजयनगर एम्पायर. वंस विजयनगर एम्पायर इज डन, द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इज बहमनी किंगडम. ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है साउथ इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री में. If you are going to cover these 7 topics, 4 from North India and 3 from South India, your medieval history is completely done. And I can surely say that no question will get out of this, even in prelims as well as in mains. और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो in interview you can answer tricky questions out of these topics. So right now my approach is to make sure that these 7 topics will be covered to you in a very liberal manner, so that you can cover all the aspects of the polity history of the medieval period. And once these topics are done, the medieval history segment is done. So this is all about the orientation, briefing and introduction of the medieval history for India. I divided the medieval history into 2 segments. The first one is called North India's medieval history and the second one is called South India's medieval history. The purpose is to divide the history, medieval history of India into North and South, is to make sure कि जो आपका स्टडी है मेडिवल हिस्ट्री का वो एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड मैनर में हो पाए. आई डोंट वांट टू मिक्स देम एंड मेक द होल स्टडी एज अ हैपहैजार्ड. सो राइट नाउ फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड by moving step by step we will cover all the topics under the headings of medieval history, and I am sure you all are very comfortable about these briefing and introduction of your topic called medieval history. तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके आगे से मेडिवल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया. आई थिंक दिस मच ऑफ इंट्रोडक्शन इज गुड इनफ फॉर ऑल ऑफ यू. और आप चाहें तो इन्हें आप अपना इंडेक्स बना सकते हैं. दीज इंडेक्स विल हेल्प यू एज अ गाइडिंग फिगर कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. सो राइट नाउ दिस इज ऑल फॉर मेडिवल हिस्ट्री
and I am going to start medieval history of North India. तो जो पहला टॉपिक अब हमें शुरू करना है यहां से, दैट इज कॉल्ड medieval history of नॉर्थ इंडिया. एंशियंट हिस्ट्री का पीरियड जो है तो हर्षवर्धन एरा के बाद खत्म हो जाता है. हर्षवर्धन एरा में अगर आपने देखा कि जो पूरा नॉर्थ इंडियन टेरिटरी है वहां पे हर्षवर्धन और उसकी फैमिली ने, उसकी डायनेस्टी ने, पुष्यभूति डायनेस्टी ने कवर और कंट्रोल करके रखा है. बट वंस हर्षवर्धन वॉज डाइड, द पुष्यभूति फैमिली वॉज ऑन डिक्लाइन. और पुष्यभूति फैमिली के डिक्लाइन के बाद वहां पे नए एम्पायर्स का राइज होता है. और नॉर्थ इंडियन टेरिटरी जो हर्षवर्धन की टेरिटरी है उसे 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं. एंड द नॉर्थ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 heads. And what are the 3 heads? The first one is Western India, पश्चिमी भारत. Second one is Deccan. Third one is Eastern India. मैंने पूरे नॉर्थ इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ नहीं है इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करना. एक्चुअली पे यहाँ पे 3 एम्पायर 3 अलग अलग टेरिटरीज को रूल कर रहे थे. उसको क्लासिफाई करने के लिए मैंने इसे 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया. वेस्टर्न इंडिया पे किसका रूल था? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का. डेक्कन पे किसका रूल था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी का. और ईस्टर्न इंडिया पे किसका रूल था? पाल डायनेस्टी का. और ये जो पीरियड है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम 750 टू 1000 AD. और इस पीरियड को एज ऑफ एम्पायर्स के नाम से जाना जाता है. एज ऑफ एम्पायर. So this is what we are going to start in our topic number 1, that is called Age of Empire, the study of early medieval history from the perspective of North India. North India में क्या चल रहा था अर्लियर मेडिवल हिस्ट्री में, उसके बारे में हम यहाँ पर 1 by 1 करके देखेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे नॉर्थ इंडिया को 3 सेगमेंट में आप 3 एम्पायर के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं. द वेस्टर्न वन इज, वेस्टर्न इंडिया वॉज रूल्ड बाई गुर्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी. डेक्कन वॉज रूल्ड बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड ईस्टर्न इंडिया वॉज रूल्ड बाय पाल डायनेस्टी. तो अब हम यहाँ से एक एक करके गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखेंगे, पाल डायनेस्टी के बारे में देखेंगे और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में देखेंगे. सो राइट नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. So let's start from गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. इनका ओरिजिन क्या है? ये लोग कहां से आए हैं? कौन है ये लोग? तो ओरिजिन के बारे में ऐसा कहते हैं कि दे बिलोंग्स टू द लैंड ऑफ गुर्जरा. लैंड ऑफ गुर्जरा. ये गुर्जरा कौन सा एरिया है? अगर आप मैप में ध्यान से देखें तो नदन गुजरात, सदर्न राजस्थान वाला जो बॉर्डर एरिया है जहां पे गुजरात और राजस्थान मिक्सअप होते हैं, उस एरिया को गुर्जरा कहते हैं. गुर्जरा इज नोन फॉर इट्स फर्टिलिटी. ये क्षेत्र अपनी उर्वरता और फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है. दिस लैंड इज नोन फॉर फर्टिलिटी. इनफैक्ट गुर्जरा के नाम को ही एक्सटेंड करके मॉडर्न डे में जो स्टेट बनाया गया है दैट इज कॉल्ड गुजरात. तो दिस वॉज गुर्जरा जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं. ओरिजिनली दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ हर्षवर्धन फैमिली. तो हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद गुर्जर प्रतिहार पावर में और प्रोमिनेंस में आते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिन. तो दे बिलोंग्स टू गुर्जर लैंड एंड दैट्स व्हाई दे कॉल देमसेल्फ गुर्जर प्रतिहार. तो गुर्जर वाला इशू तो सॉल्व हो गया. व्हाई दे कॉल देमसेल्फ प्रतिहार. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये अपना हीरो लॉर्ड लक्ष्मण को मानते हैं. लॉर्ड लक्ष्मण. लॉर्ड लक्ष्मण बिकेम द आइडल फॉर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार फैमिली. लक्ष्मण को अपना आइडल क्यों मानते हैं या लक्ष्मण को आइडल मानने के पीछे की क्या कहानी है? जिस तरीके से
जो भगवान लक्ष्मण है, भगवान राम के छोटे भाई हैं, उन्होंने अपने भाई और अपनी भाभी की रक्षा की जंगलों में, और उनके सेवक बन के रहे, उनके द्वारपाल बन के रहे। उसी तरीके से जो प्रतिहाराज हैं, ये अपनी टेरिटरी को सेफ और सिक्योर करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने कौन सा जॉब प्ले किया था ड्यूरिंग द वनवास पीरियड ऑफ राम जी? उस पीरियड में जो भगवान लक्ष्मण थे, इनका काम क्या था? ही वॉज डोर कीपर। और डोर कीपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वारपाल या प्रतिहार। तो यहां से इनका नाम प्रतिहार ओरिजिनेट होता है, बिकॉज दे टुक देयर नेम फ्रॉम लॉर्ड लक्ष्मण, एंड लॉर्ड लक्ष्मण वॉज डूइंग द ड्यूटी ऑफ डोर कीपिंग ड्यूरिंग द वनवास ऑफ लॉर्ड राम। तो डोर कीपर को हिंदी में द्वारपाल और प्रतिहार बोलते हैं, और यहीं से इन्हें अपना नाम प्रतिहार मिला। सो दिस वॉज द स्टोरी बिहाइंड गुर्जर प्रतिहार नेम। तो इस डायनेस्टी का नाम गुर्जर और प्रतिहार क्यों है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी क्यों है? आई एम वेरी श्योर कि इसे अब आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। गुर्जर बिकॉज दे बिलोंग टू द लैंड कॉल्ड गुर्जरा, एंड प्रतिहार बिकॉज they were doing the same job as the Lord Lakshman doing for Lord Ram and Goddess Sita. तो डोर कीपर का जॉब जो लॉर्ड लक्ष्मण कर रहे थे, वही डोर कीपर का जॉब प्रतिहार डायनेस्टी करेगी अपने लोगों के लिए, अपनी पीपल और सोसाइटी के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई दे आर फेमस। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में सबसे फेमस चीज क्या है? सबसे फेमस चीज है प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का सबसे फेमस एस्पेक्ट है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी है कि इन्होंने टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल में अपना एक खुद का मुकाम हासिल किया। प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड खजुराहो टेम्पल। खजुराहो के जो मंदिर हैं, वो प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग को बिलोंग करते हैं। वैसे तो दे बिलोंग टू नागर स्टाइल, पर नागर स्टाइल तो पूरे नॉर्थ इंडिया का टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल है। अब उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे इंटरकेसीज और डिटेल्स हैं जो अलग अलग लेवल पे डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश होते हैं, और उस डिटेल और इंटीग्रिटीज डिटेल्स के आधार पे आप कह सकते हैं कि जो खजुराहो टेम्पल है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। और खजुराहो टेम्पल कितने फेमस है, कितने इंपॉर्टेंट है, इसको जानने के लिए बस आप इतना समझ सकते हैं कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे रखा है। जो खजुराहो टेम्पल है, दे हैव द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये स्टेटस इंडियन गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, बल्कि दिस स्टेटस वाज गिवन बाय यूनेस्को, जो ग्लोबली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और ऐसी साइट्स को मार्क करके उन्हें स्पेशल रिस्पेक्ट, स्पेशल स्टेटस दिलवाते हैं। सो दिस वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, एंड दैट्स व्हाई प्रतिहार डायनेस्टी इज स्टिल फेमस एंड रेलेवेंट इन अवर मॉडर्न टाइम्स। आज भी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि जो प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल्स आर नथिंग बट प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, एंड दीज टेम्पल्स आर सो स्पेशल दैट they were given World Heritage Site status by UNESCO. So this is the point number third, why they are famous. Now come to their family and their ruling lineageship and all those aspects. Now come to next point, who was the founder? लॉर्ड लक्ष्मण से तो प्रभावित है, पर फाउंडर कौन है? सो फाउंडर नेम्ड एज हरिचंद्र। हरिचंद्र was the founder of प्रतिहार डायनेस्टी, और इन्होंने प्रतिहार डायनेस्टी की स्थापना जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर वाले इलाके में की थी। धीरे धीरे प्रतिहार डायनेस्टी एक्सटेंड होती गई, और प्रतिहार डायनेस्टी का एरिया, जो टेरिटरी है, वो कहां से कहां तक हो गया? देयर एरिया बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान, गुजरात एंड मालवा।
these territories were come under the direct control of Gurjar Pratihar dynasty. These are the core territorial areas of Gurjar Pratihar dynasty. So the first one, the topic is founder. Founder कौन है? हरिचंद्र है, और इन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जोधपुर के इन अराउंड एरियाज में बिल्ड की थी, और धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एक्सटेंड होते होते राजस्थान, गुजरात और मालवा वाले एरिया में डेवलप होती गई. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. एंड द नेक्स्ट रूलर इज, जहां से हमें सिस्टमैटिकली रूलरशिप समझ में आती है, सिस्टमैटिक डेटाज मिलते हैं अबाउट द रूलरशिप ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी. तो हरिचंद्र के बाद जो अगले फेमस रूलर हुए प्रतिहार डायनेस्टी में, इनका नाम है नागभट्ट फर्स्ट. ही वॉज नेम्ड एज नागभट्ट फर्स्ट. हिज पीरियड बिलोंग्स टू 730 to 760 AD. 730 से 760 AD वाले पीरियड में he was the ruler of Pratihar kingdom. Now the point is why we are studying about Nagbhat. These questions are directly asked in our prelims exam. These questions are directly going to be asked in our mains exam. मैं अभी कुछ इनके बारे में बताने के बाद आपको कुछ रेफरेंस दूंगा जो कि आपको प्री और मेंस के बारे में जानकारी देते हैं कि हाउ दीज टॉपिक्स आर critically important for our preparation of medieval history from the perspective of MPPSC exam. So पहला जो contribution है नागभट्ट का, he was known for checking the Arab invasions. आपको मालूम होगा कि 712 AD में सिंध पर, सिंध जो प्रोविंस है वहां पर अरब्स ने आक्रमण किया, and they were able to looted the territory of Sindh and establish their own rulership. तो सिंध पर अरब आ गए थे, और अब अरब इंडिया की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करना चाहते थे. नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करने में सबसे ज्यादा उन्हें अगर किसी ने ब्लॉकेज दिया है, सबसे ज्यादा उन्हें किसी ने पुश किया है पीछे की तरफ, तो द कॉन्ट्रीब्यूशन गोज टू गुर्जर प्रतिहार. ये वही कम्युनिटी है जिसने सबसे पहले अरबों को इंडिया में आने से रोका, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा देखा गया. ही डिफीटेड मैनी ऑफ द अरब लीडर्स, ही डिफीटेड मैनी ऑफ द अरब रूलर्स जो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में पेनिट्रेट करना चाहते थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अरब इन्वेजन को कैसे चेक किया? तो इन्होंने कई सारे अरब रूलर्स को, अरब लीडर्स को डिफीट किया. ही डिफीटेड अरब लीडर्स सच एज जुनैद, सच एज तामीन. दीज आर अरब लीडर्स हु वांट टू कॉन्कर नॉर्थ इंडिया. ये वो अरब लीडर्स हैं जो अपनी आर्मी के साथ नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करना चाहते थे. बट नॉर्थ इंडिया वॉज सेफ एंड सिक्योर अंडर द एम्बिट ऑफ नागभट्ट फर्स्ट, एंड नागभट्ट फर्स्ट वॉज रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. तो नागभट्ट ने जुनैद को हराया पहले, जो इंडिया में आना चाह रहा था नॉर्थ इंडिया में. जुनैद के हारने के बाद कई सालों बाद तामीन ने ट्राई किया कि वो नॉर्थ इंडिया में आ जाए. बट अगेन द ब्रेव लीडरशिप ऑफ नागभट्ट फर्स्ट, these rulers, these Arab invaders were never able to succeed to get entered in North Indian territory. आपको देखने को मिलता है ना कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की डिफीट के बाद मोहम्मद गौरी केम टू दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन कंट्रोल इन दिल्ली. कि जब 1192 में तराइन के युद्ध के बाद, सेकंड तराइन बैटल के बाद, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली में आके अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, तो वो इतना इजी नहीं है जितना आपको दिखता है. दे वर ट्राइंग फ्रॉम 700, वो 700 जिसे कहते हैं एडी से ट्राई कर रहे हैं, और उनको सक्सेस मिलती है 1200 एडी में. इन 500 सालों तक दे वर फाइटिंग कंसिस्टेंटली अगेंस्ट नॉर्थ इंडियन रूलर्स, नॉर्थ इंडियन एम्पायर्स, नॉर्थ इंडियन राजपूत रूलर्स, और हमेशा राजपूतों ने इनको रिपेल किया है, एक्सपेल किया है, और नॉर्थ इंडिया में पेनिट्रेट करने नहीं दिया. But after 500 years of battleship, finally they got succeed under the leadership of Muhammad Ghori. तो ये 700 ईस्वी से ही ये बात चालू हो जाती है कि अरब्स को, टर्क्स को इंडिया में इंटरेस्ट आने लगा था. They want to conquer India.
but India was not that easy for them. And the best example was Nagbhat first, जिन्होंने अरबों के आक्रमण को चेक किया, उन्हें इंडिया में पेनिट्रेट होने नहीं दिया, इनफिल्ट्रेट होने नहीं दिया, और सेकंड, अरब के बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने डिफीट किया, लाइक जुनैद, लाइक तामीन. These leaders were defeated by Nagbhat first. Now, there was a problem in गुर्जर प्रतिहार्स. एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे, वो ये था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. नॉर्थ इंडिया के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. व्हाट इज दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? वॉर टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया. उत्तर भारत पे अपना शासन स्थापित करने के लिए, नॉर्थ इंडिया पे अपना स्टेटस, अपना कंट्रोल, अपना रेन स्टैब्लिश करने के लिए लगातार लड़ाइयां हो रही थी इंटरनल लेवल पे. व्हाई आई एम सेइंग इंटरनल? बिकॉज यहां पे जो बैटल हो रहे हैं वो किसके किसके बीच में हो रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, एंड थर्ड वन इज पाल. इमेजिन अगर अकेले गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी 200-250 साल तक अरब्स को एंटर नहीं करने दे रही है, तो अगर ये सभी यूनाइटेड होते, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल एंड सेन, इफ ऑल दोज वर यूनाइटेड, तो शायद कभी भी अरब इन्वेजन, टर्किश इन्वेजन ये इंडिया में हो ही नहीं पाता. बट इंडिया का प्रॉब्लम ये था कि एक तरफ तो हम बाहरी फ्रंट पे लड़ ही रहे हैं, हम जो फॉरेनर इन्वेडर्स हैं, जो फॉरेन से इन्वेड करना चाहते हैं, उनसे तो लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ इंटरनली हम अपने कंट्रीमैन से भी लड़ रहे थे. इस डबल लड़ाई में जो एम्पायर्स हैं वो टाइम के साथ वीक और कमजोर होते गए. और लेटर फेजेस में आप देखेंगे कि जब ये एम्पायर एक लेवल से ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो देवर अनेबल टू गेट होल्ड ऑफ दिस टर्किश इन्वेडर, देवर अनेबल टू गेट होल्ड ऑफ दिस अरब इन्वेडर्स. और फाइनली 12th सेंचुरी के एंड में मोहम्मद गौरी एंड टाइप ऑफ अदर टर्किश इन्वेडर्स get across the Indian territories, and once they get across the Indian territories, they establish their rule in North India. तो अभी जो गुर्जर प्रतिहारों की प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें अरबों से लड़ना है, उनको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी सामना करना है. गुर्जर प्रतिहार का जो चैलेंज है वो राष्ट्रकूटों से भी लड़ाई है, पाल डायनेस्टी से भी लड़ाई है, और तीसरा अरब्स से भी लड़ाई है. तो गुर्जर डायनेस्टी को 3 अलग अलग थ्रेट और चैलेंजेस का सामना करना है. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखे नागभट्ट के अंदर ही, चैलेंजेस टू गुर्जर प्रतिहार. गुर्जर प्रतिहार के सामने क्या चुनौतियां थी? तो 2 तरीके की चुनौतियां थी. एक है एक्सटर्नल चैलेंज और दूसरा है इंटरनल चैलेंज. व्हाट इज दिस एक्सटर्नल चैलेंज? दिस एक्सटर्नल चैलेंज इज अरब इन्वेजन्स. अरबों का आक्रमण, ये हमारे लिए, गुर्जर प्रतिहार्स के लिए एक्सटर्नल चैलेंज था. और इंटरनल चैलेंज क्या था? राष्ट्रकूट अटैक, राष्ट्रकूटों का अटैक. सेकंड, पाल्स अटैक, जो पाल डायनेस्टी है इसके अटैक को भी हैंडल करना है. तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी was fighting at double front. Externally they were fighting against Arabs, and internally they were fighting against Rashtrakoot and Pala dynasty. And up to a certain time period, अगले 200 साल तक इन्होंने दोनों फ्रंट पे अपने आप को मजबूत रखा, अपने कंट्रोल को बना के रखा, और वेस्टर्न इंडिया वाले सेगमेंट पे अपने होल्ड को कंटिन्यू किया. सो दिस इज ऑल अबाउट नागभट्ट. लास्ट पॉइंट, नागभट्ट, लास्ट में जो चौथा पॉइंट है, नागभट्ट लॉस्ट टू राष्ट्रकूट रूलर ध्रुवा. ध्रुव से
नागभट्ट को हार मिलती है। और ध्रुव कौन है? राष्ट्रकूट रूलर है। तो मैंने आपको बताया ना कि अभी जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनके पास डबल चैलेंज है। पहला चैलेंज कौन सा है? अरब वाला। वहां पे इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, जुनैद और तामीन को हराया और अरबों को इंडिया में इनफिल्टर करने से रोका। बट एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट एबल टू विन ओवर राष्ट्रकूटास। और अपने करियर के आखिरी समय पे, अपने रूलरशिप के आखिरी समय पे, नागभट्ट फर्स्ट हार गए किसके अगेंस्ट? राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव के अगेंस्ट। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड द समरी ऑफ रूलरशिप ऑफ नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, नागभट्ट के बाद कौन से रूलर आएंगे? हिज नेम इज वत्सराज। हिज नेम इज वत्सराज, अनदर रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। और पीरियड क्या है रूलरशिप का? 780 से 800 सेंचुरी। दिस वॉज द पीरियड ऑफ वत्सराज रूलरशिप। तो वत्सराज के बारे में पहला पॉइंट क्या बता सकते हैं? कि ये नागभट्ट के सक्सेसर थे। ही वॉज सक्सेसर ऑफ नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट के बाद जो अगला व्यक्ति थ्रोन पे बैठता है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, ही वॉज वत्सराज। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वत्सराज का क्या है? इन्होंने गुर्जर प्रतिहार की कैपिटल कहां बनाई? कन्नौज में। ही बिल्ट द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार इन कन्नौज। तो फर्स्ट वन इज सक्सेसर ऑफ नागा वन, सेकेंड वन इज कैपिटल इन्होंने बनाई कहां पे? कन्नौज में। और तीसरा, ही फ्लोरिश्ड पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इन्होंने साम्राज्यवाद की पॉलिसी को फ्लोरिश किया। ही बिलीव इन द एक्सपेंशन थ्योरी। इनका कहना था अगर मुझे अपने एम्पायर को स्टेबल रखना है, अगर मुझे अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो उसके लिए मुझे अपनी टेरिटरीज को, अपने लैंड एरिया को, अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। और इस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में इनको कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनका कॉन्फ्लिक्ट किससे होने वाला है? ही हैज कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज वत्सराज। इनका कॉन्फ्लिक्ट है धर्मपाल से और ध्रुव से। हु वॉज वत्सराज कौन है? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से हैं। धर्मपाल कौन है? पाल डायनेस्टी का रूलर है। और ध्रुव कौन है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर। ध्रुव वॉज द रूलर जिसने नागसेन फर्स्ट को हराया था, सॉरी नागभट्ट फर्स्ट को। तो अब वत्सराज के सामने जो चैलेंज है, जो उनको कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना है, वो एक किससे करना है? पाल डायनेस्टी के धर्मपाल से करना है और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ध्रुव से करना है। दिस वॉज द चैलेंज टू वत्सराज। और इस चैलेंज में काफी हद तक वत्सराज को सक्सेस भी मिलती है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ही हैड ऑल्सो टू फेस डिफीट। तो वत्सराज ने अपने अभियान के दौरान, अपने एक्सपेंशन के दौरान धर्मपाल को हरा दिया था। ही डिफीटेड धर्मपाल। और बहुत सारी जो टेरिटरी है पाल डायनेस्टी के, बंगाल और बिहार वाली, वहां पर गुर्जर प्रतिहार का कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। द फर्स्ट पॉइंट। बट वत्सराज गॉट लॉस्ट टू ध्रुव ऑफ राष्ट्रकूट। तो वत्सराज ने अपने जीवन में दो लड़ाइयां लड़ी। पहली किसके अगेंस्ट लड़ी? पाल डायनेस्टी के धर्मपाल के अगेंस्ट लड़ी, जिसमें वत्सराज इमर्ज्ड विक्टोरियस। और बंगाल बिहार के क्षेत्रों में पे भी प्रतिहार डायनेस्टी का कंट्रोल, एक्सपेंशन बढ़ा। बट एट द सेम टाइम वत्सराज को ध्रुव से भी लड़ना था, बिकॉज ही वांट टू एक्सपेंड द प्रतिहार डायनेस्टी इन द सदर्न टेरिटरी, इन द टेरिटरी ऑफ डेक्कन। और वहां पे वत्सराज का सामना किससे होता है? ध्रुव से होता है। और इस बैटल में वत्सराज की हार होती है और अगेन वत्सराज का पीरियड यहीं पे खत्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड रूलर कॉल्ड
Vatsaraj. If this is done, we need to move to the next topic and the third ruler, that is called Nagbhat II. तो अभी हमने किसके किसके बारे में पढ़ लिया गुर्जर प्रतिहार फैमिली में? सबसे पहले पढ़ा नागभट्ट वन के बारे में, फिर पढ़ा वत्स राज के बारे में, और तीसरा टॉपिक हमारा है नागभट्ट सेकंड. सो राइट नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नागभट्ट सेकंड. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. नागभट्ट सेकंड. पीरियड लिख लें नागभट्ट सेकंड का 800 से 833 एडी. ये हमारा पीरियड है नागभट्ट सेकंड का. अब नागभट्ट के टाइम पर भी ट्राइपेटाइट स्ट्रगल चलता रहेगा, कंटिन्यूड. ये ट्राइपेटाइट स्ट्रगल का क्या मतलब है? ट्राइपेटाइट स्ट्रगल का मतलब है कि 3 साइडेड वॉर, 3 साइडेड बैटल, 3 पक्षीय युद्ध. और यहाँ पे 3 पार्टीज कौन कौन सी है? ये ट्राइपेटाइट कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं गुर्जर प्रतिहार, दूसरे हैं पाल डायनेस्टी, और तीसरे हैं राष्ट्रकूट. ये लड़ाई लास्ट तक चलती रहेगी गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में, जब तक कि ये डायनेस्टीज एंड नहीं हो जाएंगी. तो नागभट्ट सेकंड के टाइम पे भी ट्राइपेटाइट स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है. जो आपने नागभट्ट के टाइम पे देखा, जो आपने वत्सराज के टाइम पे देखा, वही आप किसके टाइम पे देखेंगे? नागभट्ट सेकंड के टाइम पे आप देखेंगे. और यहां पे देखा गया, राइट नाउ आई एम इरेजिंग दिस पॉइंट, कि नागभट्ट सेकंड ने अगेन पाल रूलर को डिफीट कर दिया, पाल रूलर को हरा दिया. एंड हु वाज द पाल रूलर? धर्मपाल. धर्मपाल वाज द पाल रूलर जिसे नाग सेकंड ने, नागभट्ट द्वितीय ने हरा दिया. बट अगेन गुर्जर प्रतिहार वाज एबल टू विन ओवर, दे वर एबल टू विन ओवर पाल डायनेस्टी रूलर्स. इन्हें बंगाल बिहार की तरफ एक्सपेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी. बट देयर रियल प्रॉब्लम लाइज अगेंस्ट डेक्कन. दे वर अनेबल टू विन ओवर डेक्कन किंगडम्स, दे वर अनेबल टू विन ओवर राष्ट्रकूट डायनेस्टी. और नागभट्ट सेकंड के साथ भी यही होगा. नागभट्ट सेकंड लॉस्ट टू, नागभट्ट सेकंड लॉस्ट टू गोविंद थर्ड. गोविंद थर्ड के सामने नागभट्ट सेकंड को हारना पड़ेगा. तो दैट इज द स्टोरी ऑफ नागभट्ट. दैट नागभट्ट सेकंड ने आके जो पहले से पॉलिसी चल रही थी एक्सपेंशन की, उसे कंटिन्यू किया, और उस पॉलिसी के अंतर्गत ही हैज टू फेस ट्राइपेटाइट स्ट्रगल. और ट्राइपेटाइट स्ट्रगल में पाल डायनेस्टी के धर्मपाल को तो हरा दिया, बंगाल बिहार की तरफ तो प्रतिहार डायनेस्टी का एक्सपेंशन डेवलपमेंट कराया. पर डेक्कन में गोविंद थर्ड के सामने नाग सेकंड को डिफीट का सामना करना पड़ा. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ नागभट्ट सेकंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट रूलर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, दैट इज कॉल्ड मिहिर भोज. मिहिर भोज. He was also known as भोज फर्स्ट. भोज फर्स्ट. और इनका पीरियड है 836 से 885 एडी का. मिहिर भोज के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे. ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ गुर्जर प्रतिहार. आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में गोट बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ये टर्म, कि सचिन तेंदुलकर इज ग्रेटेस्ट एवर इंडियन बैट्समैन, विराट कोहली इज ग्रेटेस्ट एवर इंडियन बैट्समैन. ऐसे ही मिहिर भोज वॉज द ग्रेटेस्ट एवर रूलर प्रोड्यूस्ड बाय गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. तो वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे.
ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। और अभी काफी न्यूज में भी थे, लास्ट ईयर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में इनके स्टैचू का, जिसे कहते हैं, अनवील किया था, इनके स्टैचू का अनावरण किया था, अनवील किया था। एंड देयर वाज कंट्रोवर्सी अगेन अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। गुर्जर कम्युनिटी कह रही थी कि मिहिर भोज बिलोंग्स टू गुर्जर कम्युनिटी, और जो प्रतिहार कम्युनिटी है देवर सेइंग कि वी आर राजपूत्स एंड वी हैव नथिंग टू डू विद गुर्जर्स, एंड मिहिर भोज वाज रूलर ऑफ राजपूत क्लैन, राजपूत कम्युनिटी। तो ऐसी कंट्रोवर्सी इंडिया में चलती रहती है। बट अभी मैं इनका करंट रेलेवेंस बताने के लिए बता रहा हूं कि रिसेंट में ही मिहिर भोज की जो स्टैचू है उसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अनवील किया था। एंड योगी आदित्यनाथ इज सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। सो मिहिर भोज was the greatest ruler of गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। क्या बैकग्राउंड है इनका? अभी मैंने इनसे पहले नाग सेकंड के बारे में पढ़ा है, नाग भट्ट सेकंड। तो नाग भट्ट सेकंड के ग्रैंड सन है मिहिर भोज। तो हु वाज मिहिर भोज? ग्रैंड सन ऑफ नाग भट्ट सेकंड। नाग भट्ट सेकंड के ग्रैंड सन है मिहिर भोज। ठीक है, शुरू करते हैं इनके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है। अपने शुरुआती दिनों में इनिशियली इन्हें काफी ज्यादा डिफीट का सामना करना पड़ा। अपने शुरुआती दिनों में इन्हें काफी सारे डिफीट का सामना करना पड़ा। पाल डायनेस्टी के रूलर्स ने इनको हराया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर्स ने इनको हराया। इनफैक्ट लोकल रीजनल फ्यूडेटरीज ने, लोकल रीजनल रूलर्स ने, लाइक कल्चुरीज ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने भी गुर्जर प्रतिहार रूलर मिहिर भोज को हराया। तो अपने इनिशियल डेज में इनको बहुत सारी हार देखने को मिली। किससे? पाल रूलर्स ने इनको हराया, राष्ट्रकूट रूलर्स ने इनको हराया, एंड द थर्ड वन इज कलचुरी रूलर्स ने भी इनको हराया। बट इवेंचुअली धीरे धीरे मिहिर भोज को समझ में आने लगा कि अगर मुझे अपने आप को स्टैब्लिश करना है नॉर्थ इंडिया में, तो आई नीड टू प्ले सम पॉलिटिकल गेम, आई नीड टू प्ले सम टैक्टिकल गेम्स, आई नीड टू अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स ऑफ वॉर। और धीरे धीरे इन्होंने अलायंस बनाना शुरू किया। अलायंस बनाने का मतलब अपने सपोर्टर इकट्ठे करने शुरू किए। ही केम टू नो दैट कि वो अकेले किसी से जीत नहीं सकते। पाल डायनेस्टी इज स्ट्रॉन्ग, राष्ट्रकूट डायनेस्टी इज स्ट्रॉन्ग, सो इफ ही वांट टू विन ही नीड टू वर्क ऑन अलायंसेस। तो इन डिफीट से उन्होंने क्या सीखा? अलायंस बनाना। और उन्होंने आगे चल के अलायंस क्रिएट किए। ही क्रिएटेड अलायंस। और अलायंस किससे बनाया? अलायंस विथ चेदी डायनेस्टी, अलायंस विथ गोहिल डायनेस्टी। ये सब लोकल क्षत्रप्स हैं, लोकल डायनेस्टीज हैं जो बेसिकली फ्यूडेटरीज हुआ करती थी। तो इनके साथ मिहिर भोज ने अलायंस बनाया, और अलायंस बनाने के बाद इन्होंने पाल डायनेस्टी के रूलर्स को हराया, और उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी को भी, राष्ट्रकूट रूलर्स को भी हराया। सो दैट इज द अचीवमेंट ऑफ मिहिर भोज कि अपने शुरुआती दिनों में इन्हें काफी सेटबैक का सामना करना पड़े। अपने इनिशियल डेज में he got defeated by Palas, he got defeated by Rashtrakutas, he got defeated by in fact Kalchuris. But later on मिहिर भोज realize कि उनको अगर अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उन्हें अलायंस करना होगा, and he started to created alliance with चेदी एंड गोहिल डायनेस्टी रूलर्स। इनके साथ अलायंस क्रिएट किया और आगे चल के पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हराया।
और ये सारी जो विक्ट्रीज है इसके बारे में हमें कहाँ जिक्र मिलता है? 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। मिहिर भोज के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो हमें 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलती है, अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ मिहिर भोज, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ मिहिर भोज। नेक्स्ट लिखें अगला पॉइंट, फॉरेन ट्रैवलर्स। मिहिर भोज के टाइम पे कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया या गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के एरिया में आए थे? जो सबसे पहले फॉरेन ट्रैवलर थे, हिज नेम वाज सुलेमान। सुलेमान केम टू इंडिया, केम टू गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एरिया, एंड सुलेमान वाज अरब मर्चेंट। तो सुलेमान ने विजिट किया था मिहिर भोज के किंगडम को, एंड ही कॉल्ड मिहिर भोज किंग जुज्र। ही कॉल्ड मिहिर भोज किंग जुज्र। इन्होंने किंग मिहिर भोज को किंग जुज्र के नाम से पुकारा। तो अक्सर एमबीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन देखा जाता है कि विच किंग सुलेमान, द फेमस अरब ट्रैवलर सुलेमान, विजिटेड गुर्जर प्रतिहार रूलर डायनेस्टी अंडर विच रूलर। कि जो सुलेमान अरब ट्रैवलर है वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में किसके रूलरशिप के टाइम पे आया था? Who gave the title of King Jujr to what to say? Who gave the title of King Jujr to Mihir Bhoj? So that was the answer called Suleiman, the Arab merchant. Another merchant also came and his name was Al-Masudi. Second जो व्यक्ति आया था उसका नाम था अल मसूदी। तो अल मसूदी भी किसके पीरियड में आया था? अल मसूदी ऑल्सो केम इन द पीरियड ऑफ मिहिर भोज। और अल मसूदी कौन था? ही वॉज ऑल्सो अ अरेबियन ट्रैवलर। अल मसूदी वॉज ऑल्सो अ अरब ट्रैवलर। और अल मसूदी ने भी मिहिर भोज को एक नाम दिया था, एंड दिस इज अ फेमस नेम कॉल्ड किंग बोरा। किंग बोरा। This title was given to Mihir Bhoj, and this title was given by Al Masudi. So these are all the developments you can get through the period of Mihir Bhoj. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिहिर भोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आ रहे हैं, नए नए नाम भी दिए गए हैं, 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिहिर भोज इज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है उसके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर मिहिर भोज ही हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन तो आना ही आना है। इफ एनी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, दैट क्वेश्चन more probably will come from Mihir Bhoj. So is that good enough for all of you about Mihir Bhoj? एक दो बातें और है मिहिर भोज के बारे में, मैं वो भी बता देता हूं आपको। रिलीजन पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? रिलीजन पे, कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स का रिलीजन क्या था। तो ऐसा कहते हैं कि मिहिर भोज वॉज अ बिलीवर ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब मैंने तो आपको शुरू में ही बताया था कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी किसको मानती है? लॉर्ड लक्ष्मण को मानती है। तो इफ दे आर बिलीवर ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण, दैट मीन्स दे बिलीव इन वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल they are believer of Hinduism, and in Hinduism they are believer of वैष्णव सेक्ट। और वैष्णव सेक्ट में भी जब आप मिहिर भोज को देखेंगे तो ही वॉज अ बिलीवर ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के भक्त हैं ये, और खुद को इन्होंने टाइटल दिया था, अडॉप्टेड द टाइटल कॉल्ड आदि वारा। आदि वारा, दिस वॉज द टाइटल adopted by
मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के नाम पे बहुत सारी अचीवमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो ही वॉज अ बिलीवर ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में भी किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बिलीव करता है? तो ही वॉज अ बिलीवर ऑफ लॉर्ड विष्णु। सेकेंड पॉइंट, ही अडॉप्टेड द टाइटल कॉल्ड आदि वाराह, और वाराह रूप तो लॉर्ड विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है। सो कहीं ना कहीं ही हैड अ faith and belief in Lord Vishnu. Is that clear to all of you? Last point. Supremacy. Supremacy of मिहिर भोज। मिहिर भोज की पावर को कौन कौन रिकॉग्नाइज करता था? तो इसमें सबसे पहले आता है कल्चुरीज। जो कल्चुरी डायनेस्टी है, इन्होंने मिहिर भोज को अपना लॉर्ड मान लिया था। दे एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ मिहिर भोज। कल्चुरी के बाद चंदेला डायनेस्टी। जो चंदेला डायनेस्टी है, इसने भी सुप्रीमेसी ऑफ मिहिर भोज को मान लिया था। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों से भी ज्यादा बड़ी बात, कि अरब्स वर अफ्रेड ऑफ मिहिर भोज। अरबों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का खौफ था, सबसे ज्यादा अगर किसी का डर था, तो ही इज नन अदर देन मिहिर भोज। और इसी वजह से जितना भी पीरियड मिहिर भोज ने शासन किया है, उस पूरे पीरियड में अरब्स ने सिर्फ फ्रेंडली रिलेशन रखे हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से। जिसका एग्जाम्पल है फॉरेन ट्रैवलर्स, अल मसूदी, सुलेमान। दीज आर अरब ट्रैवलर्स, दीज आर अरब मर्चेंट्स केम टू द किंगडम ऑफ गुर्जर प्रतिहार बिकॉज Arabs were not able to get rid of Mihir Bhoj. Arabs even do not dare to challenge the supremacy of Mihir Bhoj. So this is what the achievement of Mihir Bhoj, कि उनकी सुप्रीमेसी को नॉर्थ इंडिया में चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट मिहिर भोज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी मैंने कितने रूलर्स के बारे में देख लिया, कौन कौन से रूलर्स हमने कवर कर लिया? जस्ट रिकॉल देम वंस। सबसे पहले हमने किसको कवर किया? नागभट्ट फर्स्ट को। नागभट्ट फर्स्ट के बाद फिर हमने किसको कवर किया? वत्स राज को कवर किया। वत्स राज के बाद किसे कवर किया? नागभट्ट सेकंड को कवर किया। और नागभट्ट सेकंड के बाद किसे कवर किया? वी कवर मिहिर भोज। ये 4 रूलर्स हो चुके हैं। और अगले रूलर का नाम लिखें महेंद्र पाल। द नेक्स्ट रूलर वी आर गोइंग टू स्टडी इज नन अदर देन महेंद्र पाल। ही इज द नेक्स्ट रूलर ऑफ ही इज द नेक्स्ट रूलर ऑफ सॉरी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अगली हेडिंग लिखें महेंद्र पाल। महेंद्र पाल। पीरियड लिखें महेंद्र पाल का 885 से 910 सेंचुरी। 885 से 910 सेंचुरी। महेंद्र पाल कौन है? सक्सेसर ऑफ मिहिर भोज। मिहिर भोज के उत्तराधिकारी के रूप में इनको जाना गया है। व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ महेंद्र पाल? ऐसा कहते हैं कि महेंद्र पाल के रूलरशिप में, इनके पीरियड में, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है वो अपने पीक पर पहुंच गई थी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का पीक मिहिर भोज और महेंद्र पाल के पीरियड को माना जाता है। और इसका पीक क्या था? इनका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू गुप्ता एम्पायर हो गया था। जितना बड़ा गुप्त साम्राज्य था, उतना बड़ा एरिया
गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने अपने लिए बना लिया था. That was the peak of Gurjar Pratihar dynasty, and this peak came under the leadership of Mahendrapal. तो महेंद्रपाल मिहिर भोज के उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं, और इनके रूल में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी अपने पीक पर पहुंचती है. पीक पर पहुंचने का मतलब है कि इनका जो टेरिटोरियल एरिया है, इनका जो लैंड एरिया है जो इनके किंगडम में आता है, वो लगभग लगभग गुप्ता एम्पायर के बराबर हो जाता है. तो लेट्स सी ये लैंड एरिया कितना बड़ा था. तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एरिया, तो वेस्ट में सिंध, ईस्ट में बंगाल, नॉर्थ में कश्मीर, और साउथ में नर्मदा रिवर. यहां तक की पूरी टेरिटरी पे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का रूल हो गया था. जो ये मैं बोल रहा हूं ना कि सबसे बड़ा एरिया इन्होंने बना लिया था जो कि गुप्त साम्राज्य के बराबर था, तो कितना बड़ा एरिया था. वेस्ट में इनकी बाउंड्री सिंध प्रोविंस के तक थी. पूरा सिंध गुर्जर प्रतिहार के अंडर में आता था. ईस्ट में इनकी बाउंड्री बंगाल स्टेट तक थी. नॉर्थ में इनकी बाउंड्री ऑलमोस्ट हिमालय तक पहुंच गई थी, दैट इज कश्मीर. और साउथ में इनकी बाउंड्री नर्मदा रिवर वैली तक पहुंच गई थी. नर्मदा के नॉर्थ में गुर्जर प्रतिहार और नर्मदा रिवर वैली के साउथ में राष्ट्रकूट. तो राइट नाउ दिस इज द अचीवमेंट ऑफ महेंद्रपाल कि इन्होंने अपने पीरियड में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को पीक पर पहुंचा दिया. और जब भी कोई आदमी अपनी डायनेस्टी को पीक पर पहुंचाता है तो कुछ ना कुछ टाइटल वो अडॉप्ट करता है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइटल अडॉप्टेड बाय महेंद्रपाल. तो इन्होंने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया? टाइटल था इनका महाराजा धिराज ऑफ आर्यावर्त. आर्यावर्त के महाराजा धिराज का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया. ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धिराज ऑफ आर्यावर्त. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दैट वाज हिज अचीवमेंट एंड दिस वाज द टाइटल. नेक्स्ट, इनके टाइम पे एक बहुत फेमस पोएट हुए हैं, बहुत फेमस कोर्ट पोएट हुए हैं जिनके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, एंड हिज नेम वाज राजशेखर. ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि फेमस कोर्ट पोएट राजशेखर बिलोंग टू विच किंग्स पीरियड. किस राजा के शासनकाल में राजशेखर नाम के राजकवि हुआ करते थे. एंड राजशेखर बिलोंग टू द पीरियड ऑफ महेंद्रपाल. नाउ कम टू द राजशेखर. हु वाज राजशेखर और व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजशेखर. तो इनकी कई सारी बेसिकली राजशेखर ड्रामा लिखते थे, प्ले लिखते थे, पोयम्स लिखते थे. सॉन्ग की जगह आप पोयम कर लें. ही राइट पोयम्स. प्ले लिखना, पोएट्री करना, ड्रामा लिखना, और इस तरीके की बहुत सारी जो लिटरेरी एक्टिविटीज है उसके लिए राजशेखर को जाना जाता है. राजशेखर की कुछ फेमस क्रिएशंस हैं, कुछ फेमस बुक्स हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है. तो राजशेखर ने एक फेमस प्ले लिखा. राजशेखर ने एक प्ले लिखा. प्ले का मतलब समझता है? ड्रामा, दैट इज नाटक. और इस प्ले का नाम है कर्पूर मंजरी. डायरेक्टली आस्क्ड इन क्वेश्चन कि हु वाज द राइटर ऑफ कर्पूर मंजरी एंड व्हाट इज दिस प्ले. दिस प्ले वाज रिटन बाय राजशेखर टू अपीज हिज वाइफ अवंती सुंदरी. अपनी वाइफ को अपीज करने के लिए इन्होंने एक ड्रामा लिखा, और ये ड्रामा जो है इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है. किस लैंग्वेज में लिखा है? प्राकृत लैंग्वेज. ऑल्दो इतना डिटेल कोई नहीं पूछेगा कि किस लैंग्वेज में है, बट यू नीड टू नो कि जो कर्पूर मंजरी है, इस फेमस बुक के राइटर कौन है? राजशेखर.
और कर्पूर मंजरी का सब्जेक्ट क्या है? कर्पूर मंजरी का सब्जेक्ट है प्ले। कर्पूर मंजरी एक नाटक है। नेक्स्ट इन्होंने जो बुक लिखी है दैट इज नोन एज काव्य मीमांसा। अनदर क्रिएशन ऑफ राजशेखर इज काव्य मीमांसा। ये बुक भी किसने लिखी है? राजशेखर ने। और काव्य मीमांसा का सब्जेक्ट क्या है? काव्य मीमांसा का सब्जेक्ट है कि जो नए पोएट्स होते हैं, जो नए नए लड़के पोएम करते हैं, पोएट्री करते हैं, उनको गाइड करना, उनको पोएट्री के बेसिक्स नुआंसेस समझाना कि पोएट्री के क्या बेसिक्स हैं, पोएट्री अच्छी करने के लिए आपको क्या सीखना चाहिए, किस लैंग्वेज को फॉलो करना है, फोनेटिक्स क्या होनी चाहिए, ग्रामर क्या होनी चाहिए, पोएटिक्स के बारे में सारा जो लर्निंग है वो कर्पूर मंजरी में है। तो कर्पूर मंजरी क्या है? गाइड फॉर पोएट्स। जो भी कवि बनना चाहता है उसे एक बार काव्य मीमांसा को पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट इज कर्पूर मंजरी एंड सेकंड वन इज काव्य मीमांसा। दीज आर द टू एपिक बुक्स ऑफ राजशेखर विच आर very very important from the perspective of history, from the perspective of exam. तो कर्पूर मंजरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, काव्य मीमांसा भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ राइट डाउन अदर बुक्स ऑफ राजशेखर। राजशेखर की अदर बुक्स के बारे में बात करता है। अदर बुक्स, इसमें सबसे पहला नाम जिसका आएगा दैट इज बाल रामायण। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? बाल रामायण। बच्चों के लिए जो रामायण लिखी गई दैट इज कॉल्ड बाल रामायण। अनदर बुक ही रोट इज कॉल्ड बाल भारत। बाल भारत इज अनदर बुक। अनदर बुक इज भूषण कोश। दिस बुक इज नोन एज भूषण कोश। एंड नेक्स्ट वन इज प्रपंच पांडव। ये सारी इनकी बुकें हैं। प्रपंच पांडव। राजशेखर इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में 3-4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फाउंडर हरिश्चंद्र, दूसरे नागभट्ट फर्स्ट जिन्होंने अरब इन्वेजन को चेक किया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मिहिर भोज, और मिहिर भोज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ही इज नन अदर देन कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्र पाल एंड ही इज राजशेखर। राजशेखर के साथ साथ जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ही इज महेंद्र पाल। तो ये आपको 4-5 ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये अदर बुक्स में कौन कौन सी होगी? बाल रामायण, बाल भारत, भूषण कोश, प्रपंच पांडव, और नेक्स्ट है 5वीं बुक भृंजिका। द नेक्स्ट बुक इज भृंजिका। दिस इज द 5th बुक। और अगली बुक का नाम लिखें विधासाला। विधासाला भंजिका। ये 6 अदर क्रिएशंस हैं राजशेखर की। तो टोटल यहाँ पे 8 बुक हैं राजशेखर की जिनके बारे में आपको जानना है। 2 तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी है? कर्पूर मंजरी, और दूसरी है काव्य मीमांसा। उसके बाद इन बुकों का नाम भी आप याद कर सकते हैं। दीज आर नॉट द टफ नेम्स लाइक बाल रामायण, बाल भारत, भूषण कोश, प्रपंच पांडव, भृंजिका और विदाशाला भंजिका। So these are the name which we need to know and always need to remember from the point of view of exam. Now come to the next ruler, Mahipal first. The next ruler is none other than Mahipal first. महिपाल फर्स्ट पीरियड 913 से 944 सेंचुरी, 913 to 944 सेंचुरी। अब मैंने आपको बताया कि महेंद्र पाल के टाइम पे गुर्जर प्रतिहार ने अपना पीक अचीव कर लिया, और अब पीक के बाद यहां पे डिक्लाइन शुरू होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के पतन का अब समय आ चुका है। और पतन कैसे होगा? द राष्ट्रकूट रूलर इंद्र III
ऑफ राष्ट्रकूट, ये व्यक्ति अटैक कर देता है कहां पर, कन्नौज पे। ही अटैक्ड द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार, और इस अटैक में गुर्जर प्रतिहार की कैपिटल कन्नौज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इंद्र थर्ड वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ कन्नौज। इंद्र थर्ड को कन्नौज के डिस्ट्रॉयर के रूप में भी जाना जाता है। ही वॉज डिस्ट्रॉयर ऑफ कन्नौज। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कन्नौज को हराने के बाद जो गुजरात वाला एरिया है, इस गुजरात पे कब्जा कर लिया किसने? राष्ट्रकूटों ने गुजरात पे कब्जा कर लिया। और इसी बात को कंफर्म किया अल मसूदी की राइटिंग ने। अल मसूदी सेज कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महिपाल वन, गुर्जर प्रतिहार लॉस्ट द एक्सेस ऑफ सीज। गुर्जर प्रतिहारों के पास समंदर का एक्सेस खत्म हो गया था। एंड व्हाई दैट वाज हैपेंड? बिकॉज ऑफ द डिफीट इन्फ्लिक्टेड ऑन गुर्जर प्रतिहार बाई इंद्र थर्ड ऑफ राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया? कन्नौज को अटैक किया, कन्नौज को सैक किया और कन्नौज को डिस्ट्रॉय कर दिया, पहली चीज। दूसरा, जो इनका पोर्ट सिटी था गुजरात, जो इनका पोर्ट स्टेट था जहां पे इनके पास कोस्ट लाइन थी और पोर्ट एरियाज थे, उस पूरे एरिया को राष्ट्रकूट ने कैप्चर कर लिया। और इसीलिए अल मसूदी ये कहता है कि महिपाल वन के टाइम पे गुर्जर प्रतिहार के पास ओशन का कोई भी एक्सेस नहीं था। गुर्जर प्रतिहार के पास सी एरिया को एक्सेस करने का कोई भी साधन नहीं था। तो यहां पर भी अल मसूदी की कमेंट्री आप लिख सकते हैं कि अल मसूदी क्या बोल रहा है? गुर्जर प्रतिहार लॉस्ट एक्सेस ऑफ सीज, जो समुद्र है उसका नियंत्रण ये खो चुके हैं और किसी भी तरीके से ये ओशन को एक्सेस, सी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन राज्यपाल, द लास्ट रूलर। राज्यपाल, द लास्ट रूलर, नॉट लास्ट बट यू कैन से दैट कि इसके टाइम पीरियड में इतना कुछ हो जाएगा, इतना ज्यादा लॉस होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि यहीं पे सब खत्म हो जाना चाहिए। पर इसके बाद यशपाल वॉज द लास्ट रूलर। आइए देखते हैं एक करके। तो राज्यपाल का जो पीरियड है दैट इज फ्रॉम 960 टू 1018 सेंचुरी। और इस पीरियड में क्या क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहला तो जो पॉइंट है कि कृष्ण थर्ड, जो राष्ट्रकूट रूलर है, इसने हरा दिया किसको? राज्यपाल को। डिफीटेड राज्यपाल। कृष्ण थर्ड ने इंद्र थर्ड की तरह अटैक किया कहां? नॉर्थ इंडिया पे। गुर्जर प्रतिहार रूलर राज्यपाल को हरा दिया और गुर्जर प्रतिहार टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये तो फिर भी उतना अपमानजनक या इतना डेरोगेटरी, इतना ह्यूमिलिएटिंग नहीं था। अब जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा बुरा है। अगर आप इस पीरियड को ध्यान से देखें तो यू विल फाइंड आउट कि ये वही पीरियड है जिसमें महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया किसके ऊपर? नॉर्थ इंडिया पे। और महमूद ऑफ गजनी का सामना किससे होता है? राज्यपाल से। और इस बैटल में ऐसा कहते हैं कि राज्यपाल बैटलफील्ड से भाग जाता है महमूद गजनी के सामने से, और इसकी हत्या कर दी जाती है बाय विद्याधर चंदेला। विद्याधर चंदेला वॉज अ चंदेला रूलर। जब उसने देखा कि राज्यपाल वॉज डूइंग अ एक्ट ऑफ कावर्डाइज, एक कायरों की भांति ये मैदान छोड़ के भाग रहा है, तो राज्यपाल को पकड़ लिया और राज्यपाल का मर्डर कर दिया। तो ये मर्डर किसने किया? विद्याधर चंदेला। तो कहां तो आपने नागभट्ट फर्स्ट का पीरियड देखा था कि नागभट्ट फर्स्ट वाज द पर्सन जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडिंग फादर्स में से एक आदमी है, जिसने तामीन, जुनैद और पता नहीं कितने फॉरेन अरब
क्या बोलेंगे, इन्वेडर्स को डिफीट किया और कभी भी नॉर्थ इंडिया में आने नहीं दिया। उन्हीं के जो सक्सेसर हैं ये इतने वीक हो गए हैं वॉर के चलते कि ये महमूद ऑफ गजनी के सामने इनको घुटने टेकने पड़ रहे हैं। और इस ह्यूमिलिएशन के बाद इन्हीं के फ्यूडेटरी चंदेलाज ने इनकी हत्या कर दी। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ राज्यपाल, अ स्टोरी ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर गुर्जर एंड प्रतिहार। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही लिखाया कि अब यहाँ पे इनका डिक्लाइन फेज शुरू हो चुका है। तो राज्यपाल के टाइम पे यही दो तीन बड़े इवेंट है। और लास्ट रूलर लिखे हैं यशपाल। यशपाल पीरियड है 1024 से 1036 सेंचुरी। पहला पॉइंट लिख लें, लास्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार वंश का आखिरी रूलर है। और इसके बाद फिर किसने कंट्रोल कर लिया? इसके बाद फिर जो कन्नौज वाला एरिया है यहां पे गहड़वाल डायनेस्टी ने कंट्रोल कर लिया। और यहां से एंड ऑफ गुर्जर प्रतिहार स्टोरी। तो यहां पे गुर्जर प्रतिहार स्टोरी का अंत होता है। अब जो एरिया और टेरिटरी है गुर्जर प्रतिहार की वो बाकी राजपूत स्टेट्स में बट जाएगी। व्हाट आई मीन टू से कि जैसा मैंने आपको बताया कि गुर्जर प्रतिहार का जो एरिया है वो कौन कौन सा था? देवर रूलिंग गुजरात, देवर रूलिंग राजस्थान, देवर रूलिंग मालवा एंड देवर रूलिंग नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है जिसमें आपका बनारस से कन्नौज तक का जो एरिया आता है दिस। और इन सारे एरिया पे अब अलग अलग डायनेस्टीज का कब्जा। तो गुर्जर प्रतिहार जहां पे गुजरात वाला एरिया था यहां पे अब कौन आ जाएगा? यहां पे अब आ जाएंगे चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी। चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी जो राजस्थान वाला एरिया है यहां पे अब आ जाएंगे चौहान डायनेस्टी। जो मालवा वाला एरिया है यहां पे आ जाएंगे परमार डायनेस्टी। और जो बनारस और कन्नौज वाला एरिया है यहां पे आ जाएगी गहड़वाल डायनेस्टी। और इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार का जो एक्सटेंडेड किंगडम था, जो कि मैंने आपको बताया कि महेंद्रपाल के पीरियड में सिंध से लेके बंगाल तक और हिमालय से नर्मदा तक, इस पूरे एम्पायर को इन चार राजपूत फैमिलीज के बीच में बांट दिया जाएगा। गुजरात वॉज कंट्रोल्ड बाय चालुक्य और सोलंकी डायनेस्टी, राजस्थान वॉज कंट्रोल्ड बाय चौहान डायनेस्टी एंड मालवा वॉज कंट्रोल्ड बाय परमार डायनेस्टी। एंड द लास्ट वन इज नॉर्थ इंडिया, बनारस से कन्नौज वाला जो बेल्ट है उस बेल्ट पे गहड़वाल डायनेस्टी का कंट्रोल होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इसके बाद हम शुरू करेंगे पाल डायनेस्टी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे राइट नाउ। थैंक यू।